Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for Geography Optional Paper 1 Principles of Geography में ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक होता है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। हम पढ़ चुके हैं रेडिकल अप्रोच तक, तो बिहेवियरल अप्रोच आज हम पढ़ेंगे। रेडिकल हो, बिहेवियरल हो, ह्यूमन हो या वेलफेयर अप्रोच हो, ये सारी क्रिटिकल बैकलैश या क्रिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट हैं। क्रिटिकल ज्योग्राफी किस चीज़ के लिए क्रिटिकल थी, किस चीज़ की आलोचना करती थी? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन या फिर लोकेशनल एनालिसिस। ये सब चीज़ें, चाहे वो लोकेशनल एनालिसिस हो, स्पेशियल एनालिसिस हो, ये सब बेस्ड थी पॉजिटिविज्म पर। पॉजिटिविज्म ऑफ अगस्त कॉम्टे 1830s में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता था? ये नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स को नहीं मानता था, मतलब आपकी मेरी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसा कुछ हो भी सकता है, ये उसको कंसिडर नहीं करता था पॉजिटिविज्म। तो बिहेवियरलिज्म जो मेनली थीम इमर्ज हुई है, ये कहता है कि पॉजिटिविज्म इज़ फाइन, लेकिन आप जब भी मॉडल्स बनाते हो तो यू हैव टू क्रिएट मॉडल बाय कंसीडरिंग ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप नहीं लोगे तो फिर वो पॉजिटिविस्ट की तरह हो जाएगा कि इट विल ट्रीट पीपल एज डॉट्स ऑन मैप, डेटा ऑन ग्राफ और नंबर इन इक्वेशन। तो इस बारे में हम देखते हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि बिहेवियरलिज्म हमारे सिलेबस में कहाँ आता है। यहाँ पर है, अगर आप ये रीडिफाइंड सिलेबस में देखो तो यहाँ पर क्वांटिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी के बाद जो क्रिटिकल रिवॉल्यूशन है उसमें बिहेवियरल अप्रोच है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या क्या आए हैं। तो सीधा क्वेश्चन पहले तो शॉर्ट नोट टाइप है, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, देन इमरजेंस ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी वाज ड्यू टू, ये मेनली थीम ही है कि इनको डिसइल्यूजन हो गया था जो भी मॉडल्स चल रहे थे। तो एग्जैक्टली मतलब आपको अगर पता है बिहेवियरलिज्म क्या है तो आप उसका आंसर वही लिखोगे कि आया क्यों था। देन फाइन शॉर्ट नोट ऑन बिहेवियरल ज्योग्राफी, देन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप। ये बिहेवियरल ज्योग्राफी मेंटल मैप के बिना का इनकम्प्लीट है। और अप्रोचेस टू स्टडी बिहेवियरल ज्योग्राफी, इसमें भी आपको मेंटल मैप की बात करनी है और 3-4 मॉडल्स की बात करनी। लेकिन जब भी आप तैयार करो, जैसे इसमें अभी तक ये नहीं पूछा है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये क्वेश्चन आपको बिहेवियरलिज्म के लिए भी तैयार करने चाहिए। रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर इन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये आप तैयार करो। देन एक ये क्वेश्चन आपका मेरिट डीमेरिट पे अलग से टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए। तो हाउ यू शुड प्रोसीड, ये टॉपिक तो ठीक है, आपको इन सब हेडिंग्स में हमेशा किसी भी टॉपिक को पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि सबसे पहले तो मतलब बेसिक ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट इसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए देखेंगे कि पॉजिटिविज्म के बाद क्या आया। तो बिहेवियरलिज्म बैकग्राउंड क्या है, इसकी पोस्टुलेट या सेंट्रल थीम या रिलेटेड एजम्पशंस क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और मेरिट कहीं ना कहीं सेम होते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अलग से आपको तैयार करना है। मेंटल मैप आप देखोगे कि यहाँ बिहेवियरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंटल मैप को अगर हम एक्सपेंड करें तो 3-4 लोगों ने अलग अलग तरह के मॉडल्स दिए हुए हैं, जिसमें बोल्डिंग और डाउन्स का इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी अप्रोचेस हम लेके चलेंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन क्रिटिसिज्म अलग से तैयार करनी चाहिए, एप्लीकेशन पेपर 2 में काम आएंगी, इवैल्यूएशन पेपर 1 पेपर 2 में, दोनों में काम आएंगी। देन एडवांस्ड लेवल जब आपका तैयार हो जाए तो न्यू बिहेवियरलिज्म हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ दिस, कि जब लोग बिहेवियरलिस्ट लोगों से भी तंग हो गए थे तो हाउ दिस एंटी बिहेवियरल मूवमेंट, उसका जन्म कैसे। सो यू पीपल कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप SYNGEOG फॉर ज्योग्राफी, GEOL आपको दिखेगा, दैट इज़ फॉर जियोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है, जो भी रिलेटेड अपडेट्स हैं या रिलेटेड कुछ भी फाइल्स समटाइम्स वी आर शेयरिंग, या भी जो एडवांस्ड लेवल के लेक्चर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। जैसे आज के लेक्चर का नोटिफिकेशन यहाँ वी हैव प्रोवाइडेड। तो यहाँ काफ़ी कुछ कंटेंट ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी वी हैव शेयर्ड है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग कई बार मेल करते रहते हो उसके लिए। तो ऑप्शनल्स में आप सिनॉप्सिस IAS में यहाँ देख सकते हो ज्योग्राफी और जियोलॉजी ऑप्शनल, देन टेस्ट सीरीज़। तो दिस इज़ प्लान और आप देख सकते हो डिटेल्स में जाके। सो दिस लेक्चर इज़ फॉर दिस वन, लेवल 2 लेक्चर है, ये बेसिक कोर्स का पार्ट है, यूट्यूब पर रहेगा। लेवल 1 इज़ फॉर GS ज्योग्राफी। देन एडवांस्ड कोर्स में हम ये देखेंगे, तो आप इसमें असाइनमेंट्स दे सकते हो। फुल प्रीवियस ईयर आई हैव रिसीव्ड राइट नाउ 12 असाइनमेंट जो अच्छे हैं, बाकी 3-4 उनमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल प्रोवाइड फीडबैक इन दैट। सो बिहेवियरलिज्म से पहले ये पोस्ट पॉजिटिविज्म या पोस्ट एम्पिरिसिज्म देखते हैं। इनफैक्ट रेडिकलिज्म का भी आपको इंट्रोडक्शन देना हो तो यहीं से आप स्टार्ट करोगे। सी नॉर्मली आप ये देखते हो लेक्चर स्टार्ट होता है 4-5 मिनट के बाद, बट ये जो इनिशियल ज्ञान है दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ज्योग्राफी और ऑप्शनल, तो यू नीड टू नो दिस। उत्तर प्रत्यक्षवाद इसे कहते हैं या फिर उत्तर अनुभववाद, पोस्ट एम्पिरिसिज्म। तो ये क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़े थे, लोकेशनल एनालिसिस में इसकी बात की थी। ठीक है, जो दिखता है वही सच है, अगर माउंटेन जैसा दिख रहा है तो माउंटेन ही है, दैट इज़ एम्पिरिसिज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि
अगर हम ऐसे मॉडल्स की बात करें जो साइंटिफिक इंक्वायरी करने की बात करते हैं, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म एक मेटा थ्योरेटिकल स्टेंस है जो क्रिटिक और अमेंड करता है पॉजिटिविज्म को, मतलब इसके एंटी जाता है। सीधी बात है, पॉजिटिविज्म को जो अमेंड करे या उसको क्रिटिसाइज करे, दैट इज़ पॉजिटिविस्ट मूवमेंट। अब इसको पोस्ट क्यों कहते हैं? अमेंड करता है, पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं करता है। वेलफेयर अप्रोच है, उसने कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म के कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे रेडिकल हो, चाहे बिहेवियरल हो, सब ने पॉजिटिविज्म के कुछ पॉइंट्स तो लिए ही हैं। इसलिए टोटल आप ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा इसको रिजेक्ट करता है। यहाँ वर्ड्स देखो, रिजेक्ट्स कहीं लिखा, अमेंड्स लिखा है या क्रिटिसाइज करता है। फाइन। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट ये मानते हैं कि ह्यूमन नॉलेज आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये प्रायोरी ऑब्जेक्टिव है या रैशनल असेसमेंट है जो आपने पहले सोच लिया वो होगा, मतलब डिडक्टिव नहीं हो सकती। डिडक्टिव मतलब आपने पहले मॉडल बना दिया, फिर अब कहोगे कि दुनिया में ऐसे अप्लाई होगा। लाइक आपने कहा कि सिटी के पास, ये सिटी सेंटर है, बोंतुने ने कहा इसके पास खेती होगी, बड़े मीन्स ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं, तो इट माइट बी ट्रू बट हमेशा ट्रू नहीं होगा। हो सकता है यहाँ स्लम ड्वेलर्स रहते हो। तो ये आपका डिपेंड करेगा मोस्टली ह्यूमन कंजंक्चर पर भी। कंजंक्चर क्या होता है हिंदी में भी आप यही लिखो, इट इज़ अ कंक्लूजन। ऐसा कंक्लूजन जो ये माना तो जाता है कि ट्रू है, दिखता है ट्रू है, लेकिन उसके लिए कोई प्रूफ या डिसप्रूफ अभी तक नहीं फाउंड किए गए। तो ये कहते हैं आप पहले से असेसमेंट नहीं ले सकते, आपको इस तरह के कंक्लूजन्स लेके चलने पड़ेंगे। और ये फिर पोस्ट पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमन नॉलेज और एक्शन दोनों ही अनअवॉइडेबली अनुमानित कंजंक्चरल हैं। ठीक है, ये 1219 वर्ड्स का है। आई होप कि इसमें से आप एटलीस्ट 1000 वर्ड्स तो याद करके एग्जाम में जाओ, क्योंकि एटलीस्ट 10 टाइप्स के टॉपिक्स बनेंगे इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक बार हम जरा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं बिना किसी बायस के। और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं वो कहते हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज और वैल्यूज़ ऑफ रिसर्चर ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। मेरी मर्जी है ना कि मतलब मुझे एक अगर ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि सिटी सेंटर के पास ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगी, तो मैं मान के चलूँगा, मैं उससे बायस हो जाऊँगा, कहीं और भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकती है, और इस चीज़ को फिर पॉजिटिविस्ट मानने को तैयार ही नहीं है। तो जो पॉजिटिविस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं, मात्रात्मक तरीक़ों पर बात करते हैं, और ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। क्वालिटेटिव में हो गया मतलब क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो लेट्स स्टार्ट मेन टॉपिक, व्यवहारवाद या फिर बिहेवियरलिज्म। नाम से लग रहा है सीधे वही बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर को लेके चलना है। तो सबसे पहले जो ये साइंस में ह्यूमैनिटीज़ में इंट्रोड्यूस हुआ था, ज्योग्राफी में नहीं हुआ था, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस में यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था। आप ये देखोगे जितने भी क्रिटिकल रिवॉल्यूशन हैं, ठीक है, 2000 ऑल्दो मार्क्सिस्ट लीनिंग उनमें दिखती है, लेकिन वो इंट्रोड्यूस हुए थे मोस्टली यूएसए में। तो पॉलिटिकल साइंस के, जब पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरलिज्म लगभग ख़त्म पे था, अपने ढलान पे था, उसके बाद जोग्राफर्स ने 1950s और 1960s में इसको अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक कि अगर आप ये ना भी लिखो एग्जाम में, डेफिनेशन लिखो। बिहेवियरलिज्म एक अप्रोच, ऐसी अप्रोच है जो इस बात पर इंसिस्ट करती है कि थ्योरी कैन बी एंड शुड बी क्लियर। इस चीज़ पर ध्यान दो, कैन बी, थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनाई जा सकती है और ऐसे ही बनाई जानी चाहिए, ओनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जब तक आप ह्यूमन का ऑब्जर्व्ड बिहेवियर नहीं इंक्लूड करोगे तब तक आप थ्योरी नहीं बना सकते, और ना ही वो थ्योरी किसी काम की है। तो ये बिहेवियरलिज्म है बेसिक। तो ये डेफिनेशन आपको नॉर्मली कहीं जनरल बुक्स में नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई सी बुक पढ़ लो, चाहे माजिद हुसैन हो, सुदीप्ता अधिकारी हो या राजीव दीक्षित हो, एनीवन। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आपको बिहेवियरलिज्म का समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन या फिर पॉजिटिविज्म या फिर लोकेशनल एनालिसिस या फिर जो भी मॉडल्स हैं, सबकी 4 बेसिक एजम्पशन जो होती हैं आपको रटने के लिए मैंने RIIN बोला था। रैशनल एंड इकोनॉमिक मैन, आइसोट्रोपिक सरफेस मतलब सरफेस आपकी बिल्कुल फ्री है, लिटरली प्लेन है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है। आई मतलब इनफाइनाइट नॉलेज, पूरे इनफाइनाइट नॉलेज है इंसान को कि कहाँ क्या है, सब है। और नॉर्मेटिव वैल्यूज़ नहीं है, नो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ मतलब आपकी और मेरी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, ऐसा नहीं मानते हैं वो सारे मॉडल। तो इन चारों चीज़ों के क्रिटिसिज्म में बिहेवियरलिज्म इवॉल्व हुआ। तो अब इन चारों चीज़ों को हम देखते हैं। देखो, पहली चीज़ तो इनके बेस पर जो मॉडल्स बनाए गए थे, नॉर्मेटिव और मैकेनिस्टिक मॉडल्स, वो मॉडल्स आपके उन्होंने कहा कि दोज आर ग्रॉसली अनरियलिस्टिक। क्यों अनरियलिस्टिक है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे
फॉर एग्जांपल अभी वेबर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में ये कहा कि अगर दो रॉ मटेरियल हैं और एक मार्केट है तो यहाँ कहीं सेंटर बन जाएगा। सपोज ये कोल है, आयरन है और ये मार्केट है, तो यहाँ पर एक स्टील इंडस्ट्री का सेंटर बन जाएगा। तो ये रियलिस्टिक है, नॉर्मेटिव वेबर ने डिफाइन कर दी, यही नॉर्म है। नॉर्मेटिव मॉडल का मतलब आपने जो एक नॉर्म बना दिया, रूल बना दिया। मैकेनिस्टिक मतलब मैकेनिकल मॉडल का मतलब हो गया कि मतलब बिल्कुल इसी वे में चलेगा, रोबोटिक वे में, ठीक है। लेकिन अभी जब रियल वर्ल्ड में देखा गया, दिस इज़ ट्रू, बहुत जगह चलता है, लेकिन ऐसा भी है कि मार्केट के पास मतलब आयरन यहाँ मिल रहा है, कोल यहाँ मिल रहा है, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर एक जो प्रॉपर मार्केट है, ना वहाँ आयरन है ना कोल है, कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो गई। रॉ मटेरियल्स को कहाँ से मिला? जो आदमी रहते हैं सिटी में, इन्होंने जो कचरा बेचा, स्क्रैप डीलर, इन्होंने स्क्रैप डीलर से ख़रीदा। तो ये इस टाइप के छोटे स्मॉल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2-3 साल पहले पूछा भी हुआ है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जब भी पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे रिसोर्सेज का हो, चाहे एग्री का हो, या फिर ट्रांसपोर्ट का हो, एनीवन, उसमें आपको बिहेवियरलिज्म की बात करनी है। क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं वो सब हर टॉपिक में मॉडल्स हैं, चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पे आप हमेशा बिहेवियरलिज्म की बात कर सकते हो, नॉर्मेटिव मॉडल, इन चीज़ों की बात कर सकते हो। तो ये कहता है कि जो ये नॉर्मेटिव मॉडल्स हैं, दोज आर ग्रॉसली अनरियलिस्टिक। जो आपके एजम्पशंस हैं, दोज आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक। क्यों है? आप ये एजम्पशन करते हो कि आइडियलाइज्ड ह्यूमन बिहेवियर है, हर इंसान एक तरह से बिहेव करता है कि मतलब रैशनल और इकोनॉमिक मैन है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मेरी मर्जी, मुझे अगर अपनी शॉप खोलनी है तो मैं सेंट्रल मॉल में जाके नहीं खोलूँगा, मैं अपने घर के बगल में खोल सकता हूँ, मेरा मन नहीं है यहाँ तक रोज़ ट्रैवल करने का। तो एक ह्यूमन की जो खुद की पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, उसको ये इग्नोर करता है। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि पेव थ्योरी पूछी है। देखो पेव थ्योरी में 4 वर्ड्स हैं, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू और इमोशन, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप बिहेवियरलिज्म को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पे अप्लाई करो। देयर इज़ नो सच थ्योरी, ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जब व्हेन आई हैव स्कोर्ड 176, उस वाले पेपर में आई अटेंडेड दिस क्वेश्चन। इसके साथ में एवल्जन वाला क्वेश्चन था और साथ में एक और क्वेश्चन था एग्जैक्टली, राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर। लेकिन इसमें आपको मेनली बिहेवियरलिज्म की बात करनी थी। क्यों करनी थी ये हम अभी इस लेक्चर में ही देख लेंगे। तो पहले तो आपने कहा कि ये ह्यूमन बिहेवियर सब एक जैसे नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ रिसोर्स नहीं हो सकती। इनफाइनाइट नॉलेज नहीं होती, इसको हम अभी देखेंगे, समझेंगे कि इंसान पूरे इन्वायरमेंट में से अपनी परसेप्शन, अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नॉलेज निकालता है। जैसे अभी नॉर्मल, अभी हम नीचे जो बात करेंगे वो तो ठीक है, यहाँ देखते हैं क्यों इनफाइनाइट नॉलेज नहीं हो सकती। सी गैंगेटिक प्लेन को बहुत से लोग ये देखते हैं कि ये प्लेन एरिया है, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। बहुत से लोग ये देखते हैं कि प्लेन एरिया है, यहाँ पर फ्लड ज़्यादा आ सकता है, तो यहाँ पे आपको घर थोड़े ऊंचाई पर बनाने पड़ेंगे। बहुत से लोग देखते हैं कि प्लेन एरिया एग्रीकल्चरल है, तो यहाँ पे गरीब ज़्यादा होंगे, तो एग्रीकल्चर होना चाहिए और इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तो लाइक दैट। तो सबकी नॉलेज इनफाइनाइट नहीं हो सकती, हर बंदे का परसेप्शन अलग हो सकता है। देन जो आप कहते हो आइसोट्रॉपिक सरफेस, वो तो हमेशा है नहीं कहीं। देन आप कहते हो ऑपरेट फ्रीली इन अ कॉम्पिटिटिव मैनर, जो भी इकोनॉमिक्स है या रैशनल इकोनॉमिक मैनर, ऐसा कभी होता नहीं है, कोई फ्री और कॉम्पिटिटिव मैनर तो कहीं है ही नहीं। तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर टेलिंग कि जो भी ये नॉर्मेटिव मॉडल हैं वो पुअर डिस्क्रिप्शन ऑफ जोग्राफिकल रियलिटी और मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशन, इन दोनों के ऊपर ही पूरी जोग्राफी टिकी है ना। मैन मतलब फिजिकल जोग्राफी, इन्वायरमेंट, सॉरी ये ह्यूमन जोग्राफी, दिस इज़ फिजिकल जोग्राफी। तो नॉर्मेटिव मॉडल इनकी बहुत डिस्टॉर्टेड पिक्चर बताते हैं। तो बिहेवियरलिज्म क्या है, जोग्राफी में और सब्जेक्ट्स ऐड किए गए। तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्न है ह्यूमन जोग्राफी में। इसने जोग्राफी में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सब की थ्योरीज इंक्लूड कराई। अल्टीमेटली इसने रोल ऑफ कॉग्निशन या सब्जेक्टिव बिहेवियर, ठीक है, सब्जेक्टिव बिहेवियर मतलब आपके मेरे बिहेवियर अलग हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग पे। जैसे सब्जेक्टिव बिहेवियर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, प्री होता है और मेंस होता है, ठीक है। प्री इज ऑब्जेक्टिव। सपोज अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बारिश हो रही है या नहीं, आंसर या तो इधर यस और नो, ठीक है। अभी सपोज बारिश हो रही है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदर अच्छा है, मौसम प्लेजेंट है या नहीं। एक इंसान के लिए हो सकता है मौसम प्लेजेंट हो, जो दिल्ली में रहता है उसके लिए कभी बारिश हो रही है। मुंबई वाला कहेगा ये कहाँ से कहाँ बला आ गई। तो ये सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट है। तो मुंबई वाले लोग बारिश से बचने के प्लान करेंगे, दिल्ली वाले हो सकता है ना ही करें। तो बिहेवियरलिज्म ने मेनली बिहेवियर पर जोर दिया, जैसा कि नाम से पता चलता है। अब पोस्टुलेट्स और सेंट्रल थीम देखते हैं कि है क्या पोस्टुलेट करता है, इनकी अवधारणाएं क्या हैं। सीधे ये कहते हैं बिहेवियरलिस्ट, डेफिनेटली आप कहते हो ना इंसान रैशनल है,
डेफिनेटली वो रैशनल है। पीपल, अब ये लाइन्स आप ऐसा रट लो, एटलीस्ट यहाँ तक रटो, पीपल बिहेव रैशनली बट विद इन कंस्ट्रेंट्स। लोग रैशनल बिहेवियर तो करते हैं लेकिन कंस्ट्रेंट्स, अपनी सीमाओं के भीतर करते हैं। पूरा रटना है तो यहाँ तक रट सकते हो। पीपल बिहेव रैशनली बट विद इन कंस्ट्रेंट्स। कौन सी कंस्ट्रेंट्स है? द कल्चर इन विच दे हैव बीन सोशलाइज्ड टू मेक डिसीजन। अगर आप इतना पूरा रट सको तो रट लो। सीधे सीधे पोस्टुलेट आपको पूछे गए, 4 पोस्टुलेट यहाँ से यहाँ तक छाप देना। तो पहली चीज़ ये है, जो आपकी पहली एजम्पशन थी, इन्होंने उस एजम्पशन को गलत ठहराया कि लोग रैशनल और इकोनॉमिक होते हैं। तो इन्होंने पहला कहा कि लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। देन इन्होंने कहा था कि इनफाइनाइट नॉलेज होती है इंसान को अपने इन्वायरमेंट की। तो बिहेवियरलिस्ट ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट का खुद में एक डुअल कैरेक्टर है। इन्वायरमेंट या स्पेस की अगर हम बात करें तो 2 तरह का इन्वायरमेंट होता है। एक होता है वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी, जो रियल में है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा होता है वर्ल्ड ऑफ माइंड। वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी, जैसे मैंने आपको कहा बारिश हो रही है, नहीं, यस हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स what is truth, that truth is truth irrespective of your perception or values। तो ये है द वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी। वर्ल्ड ऑफ माइंड मेरे अकॉर्डिंग क्या, मौसम अच्छा है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा। तो ये कहता है बिहेवियरल इन्वायरमेंट या फिर परसीव्ड रियलिटी। ये कह रहे अरे यार बारिश का मौसम बहुत ख़राब है, तो इसको हम कहते हैं मेंटल मैप। इंसान किस तरह से मेंटल मैप बनाता है। जैसे मुंबई किसी के लिए एक लड़कियों के लिए हो सकता है मॉडलिंग की सिटी हो, गुंडों के लिए हो सकता है वो आपका अंडरवर्ल्ड का अड्डा हो, और अच्छे यंग लोगों के लिए हो सकता है वो R&D या फिर IIT में पढ़ने का एक सिटी हो। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये कहता है कि स्पेस का एक डुअल कैरेक्टर होता है, एक जो रियल में होता है, एक जो हमें दिखता है, ठीक है। हम नॉर्मली सच्चाई से मुख मोड़ लेते हैं, बट रियलिटी यही है कि आप सारी सच्चाई देख नहीं सकते। तो व्हाट बिहेवियरलिस्ट दे टेल कि पीपल हैव आइडेंटिफाइबल इन्वायरमेंटल इमेजेस या फिर इन्वायरमेंटल परसेप्शन। अब ये सारे वर्ड्स देखो जो उस क्वेश्चन में पूछे ना, PAV में लगातार ये आते रहेंगे, ठीक है। लोगों के पास ऐसी इन्वायरमेंटल इमेजेस बन जाती हैं या परसेप्शन बन जाते हैं जिन्हें अगर आप चाहो, अगर आप रियल में एक नॉलेजेबल रिसर्चर हो तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इनकी पहली पोस्टुलेट हुई पीपल बिहेव रैशनली बट विद इन कंस्ट्रेंट्स। दूसरा कहता है डुअल कैरेक्टर। तीसरा कहता है कि लोगों की अपनी अपनी इन्वायरमेंटल इमेज या फिर इन्वायरमेंटल परसेप्शन होता है। अब चौथी चीज़ जो इससे ड्राइव होती है, दीज आर टेलिंग कि जो इस तरह का परसेप्शन है, तो बिहेवियर इज़ रूटेड इन द परसीव्ड वर्ल्ड रेदर देन वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी। आपको जैसी दुनिया दिखेगी वैसा ही करोगे आप। तो ये कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो इंसान है वो ऑलवेज ही और शी इज़ प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमिक मैन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो जैसे कि ये बात करते हैं आइडेंटिफाइबल इमेजेस हैं, तो बिहेवियरलिस्ट लोग क्या कहते हैं कि जो ये इमेजेस हैं दोज आर आइडेंटिफाइबल, पहचान सकते हो आप उनको। देयर एग्जिस्ट आइडेंटिफाइबल इन्वायरमेंटल इमेजेस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। अब क्योंकि आप इन इमेजेस को ढूंढ सकते हो, मेरे मन में क्या चल रहा है आप ढूंढ सकते हो, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आप ढूंढ सकते हो। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपके मन की बात पता कर लेता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा होता है, इस वजह से हम मॉडल बना सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देखो बिहेवियरलिस्ट पॉजिटिविज्म के एंटी नहीं है। मॉडल बिल्डिंग इन्होंने भी की है, मेंटल मैप इज़ नथिंग बट मॉडल्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने मॉडल बिल्डिंग में एक फैक्टर ऐड कर दिया कि जो ह्यूमन एजेंसी है उसका रोल मत इग्नोर करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल थीम क्या होती है, ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को ज़्यादा वेटेज हमें देना चाहिए। तो कैसे देना चाहिए, ये कहता है मैन और इन्वायरमेंट डायनेमिकली इंटर रिलेटेड हैं। जो पहले वालों ने लाइन कही थी वही इन्होंने क्रिटिसिज्म में बोल दिया। मैन इज़ नॉट अ डॉट ऑन मैप, डेटा ऑन ग्राफ और नंबर इन एन इक्वेशन। इन लाइन से सच रट लो, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, लिख के आओगे तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल, अब ये बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। जो RIIN ये है ना, इसमें रैशनल एंड इकोनॉमिक मैन है। तो आपने कहा कि हर इंसान, मैन मतलब पूरा ह्यूमन बीइंग की बात करें, यहाँ कहते नहीं, हर इंडिविजुअल अलग है। तो इंडिविजुअल रेदर देन अ ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग मैन एंड एनवायरनमेंट या मैन एंड नेचर रिलेशन। गोल्ड ने 1980 में कहा था मैन शेप्स द एनवायरनमेंट एंड सब्सिक्वेंटली ही इज शेप्ड और रीशेप्ड बाई दिस। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स या मेरिट्स की। तो अभी तक हम देखते हैं, देखो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। बैकग्राउंड पोस्टुलेट, तो एज सच एग्जाम में पूछता है कि व्हाट राइट डाउन द पोस्टुलेट्स, बता दो इसकी सीधे। तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, पोस्टुलेट देनी है, फिर सीधे इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, एप्लीकेशन, ये वाला पार्ट दे देना है, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अलग से क्वेश्चन पूछता है, मेंटल मैप आपने देख लिया कैसे पूछा हुआ है, क्रिटिसिज्म अलग से क्वेश्चन पूछता है। तो ये मत सोचो कि 1200 वर्ड्स हैं जो ये टॉपिक है, ये सेपरेटली 6, 7, 8 क्वेश्चंस का एक ही में आंसर है। 8 सब टॉपिक्स हम इसमें पढ़ रहे हैं।
सो जो ऑब्जेक्टिव हैं वही मेरिट्स है, आप जो करना चाहते थे वो कर ले गए, तो वही आपकी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि ये डिफाइन कर देता है कॉग्निटिव या फिर सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट को, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि डिटरमाइन करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। इनफैक्ट इतना ज़्यादा डिटरमाइन करता है, नीचे हम अभी एग्जांपल देखेंगे। एक सैनी जो इंडिया में मानी जाती है वेजिटेबल ग्रोअर कास्ट है, एक जाट जो कि आपके एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं ट्रैक्टर बेस्ड, तो ये उसी ज़मीन पर इनको दिखेगा कि हम वेजिटेबल ग्रो करें, इनको दिखेगा कि हम गन्ना शुगर केन ग्रो करें। तो दोनों का इन्वायरमेंट, दोनों को ज़मीन अलग अलग तरह से दिखती है। फाइन, तो एक कॉग्निटिव या सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट डिफाइन करता है। ठीक, आपने जैसे ही कहा कि कास्ट ये है तो उसका परसेप्शन ये होगा, रेस ये है तो उसका परसेप्शन ये होगा, फाइन, चाइनीज़ है तो छिपकली खाता होगा, तो लाइक दिस। ओके, लेकिन ह्यूमन है तो छिपकली खाता होगा, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इसको इन्होंने क्या कहा कि कॉग्निटिव सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट है अल्टरनेटिव टू इनफाइनाइट नॉलेज एजम्पशन। ऐसा नहीं है कि जो बंदे को वेजिटेबल ग्रो करनी है उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर हम शुगर केन भी ग्रो कर सकते हैं, बट स्टिल जो उसके डिसीजन मेकिंग है वो उसके सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। देन दूसरी चीज़, इनको डेवलप करने होते हैं इंडक्टिव मॉडल्स। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मॉडल्स क्या होते हैं? देखो, इंडक्टिव मॉडल क्या कहता है नॉर्मली कि दो होता है, एक इंडक्टिव मॉडल होता है, एक डिडक्टिव मॉडल। डिडक्टिव मॉडल में आप पहले मॉडल दे देते हो, ठीक है। इंडक्टिव मॉडल में आप पहले डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा के बाद आप मॉडल बिल्ड करते हो, फाइन। डिडक्टिव मॉडल में आपने मॉडल दी, जैसे वेबर ने अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दे दी, अब वो उसको अप्लाई करेगा, अगर वो सही है तो इट इज़ फाइन, कहीं कुछ इश्यूज़ है तो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा। तो इंडक्टिव मॉडल आपकी मेनली रिसर्च बेस्ड अप्रोच होती है। तो इनका जो दूसरा मेरिट है कि जैसे QR क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन वाले लोगों ने डिडक्टिव मॉडल्स डेवलप किए थे, सो दीज पीपल आर डेवलपिंग इंडक्टिव मॉडल्स। देन इंडक्टिव मॉडल जो दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू कि पहले डेटा जनरेट करो फिर आप जनरलाइज्ड मॉडल्स लेके आओ। फिर दूसरी चीज़ स्विच करना है एम्फेसिस टू स्मॉल स्केल। अभी हमने देखा ही था कि एग्रीगेट पॉपुलेशन से हमको डिसएग्रीगेट स्केल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ईच इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। तो ये लाइन आप रट लो, ये GS में ऐसे में कहीं ऐसा लिख सकते हो, दैट्स व्हाई आई हैव नोटेड डाउन दिस। एक्शन ऑफ ईच पर्सन हैज़ इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हम सब का एक जो भी एक्शंस हैं, हम सबके जो भी एक्शंस हैं उनके इन्वायरमेंट पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है। आप साबुन से नहा रहे हो, ठीक है, तो सोप कहाँ जा रहा है, आपने कभी सोचा है? वो सोप आप देखना, डाउन टू अर्थ में कई साल पहले व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो वहाँ पे मैंने डाउन टू अर्थ में वो आर्टिकल पढ़ा था, तब देखा था। मतलब आप उसको अब ब्रश कर रहे हो डेली, तो आपके ब्रश का जो झाग है, फैन है, वो कहाँ जाता है? तो आपके हर एक एक्शन का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, वो चाहे जितना स्लाइट हो या चाहे जितना इनएडवर्टेंट हो, जितना ज़्यादा हो, ठीक है। तो बिहेवियरलिस्ट क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल का रोल देखते हैं। देन बिहेवियरलिस्ट एक और चीज़ करते हैं जो जिसका आप कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे, बस यू शुड नो कि बिहेवियरलिस्ट क्या है। मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में। इंसान कभी ज्योग्राफी को समझ के डिसीजन नहीं लेता है, इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमी भी देखता है, सोशल इश्यूज़ भी देखता है, ठीक है। सपोज़ अभी किसी इंसान को अपनी लड़की की शादी करानी है, उसको बहुत रिच इंसान दिख रहा है, तो हो सकता है वो शादी कराना चाहे लेकिन उसकी सोसाइटी उसको परमिशन ही ना दे। तो ये सारी चीज़ें मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक देते हैं। जैसे आइडियाज़, पैराडाइम्स, थ्योरीज जो कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्टोरियंस ने या सोशोलॉजिस्ट ने जो डेवलप कर दी, तो इंसान उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो बिहेवियरलिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी में है, हमने अभी बात भी की थी कि ये सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में आया था। तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब भी आप लिखो तो पॉलिटिकल साइंस वाली बात जो हमने ऊपर बात की थी वो तो आप कर ही देना। देन सबसे पहले ये आया था इमैनुअल कांट के टाइम से। इमैनुअल कांट, जैसे कि मैं आपको कई बार बताता हूँ, ये ह्यूमैनिटीज़ के न्यूटन है। न्यूटन जैसे आप देखोगे साइंस में सब जगह न्यूटन है, ऐसे आपको कांट हर थ्योरी में कांट मिल जाएंगे, कांट और मार्क्स। तो जब भी आपको कुछ नहीं आता है तो कांट का नाम तो ले ही दो। देन एलिसी रेकलस, ये फ्रेंच थे। इन्होंने कहा कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में मैन पैसिव एजेंट नहीं है। अब देखो जो ये नाम है ना, यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि फ्रेंच। सपोज आपसे किसी दिन पूछ ले फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी क्या है, तो इन ज्योग्राफर्स के नाम लिखो, ना कि आप अननेसेसरी वो सब बिल्कुल जो ट्रेडिशनली कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है कि ग्रीक के बारे में पढ़ रहे हैं, रोमन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडियन, चाइनीज़, अरेबियन, ये सब नहीं पूछता है। अरेबियन के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे हुए, लेकिन उस टाइम पे वो सिलेबस में हुआ करते थे, अब नहीं है सिलेबस में। अब डायरेक्टली बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है। अभी सिर्फ एक थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन है, पहले सारी होती थी। तो इसीलिए ये नाम रटो, अननेसेसरी फालतू चीज़ें मत रटो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा दैट आई विल टीच यू इन लेवल 3, तो उसके लिए तंग मत हो। लैंडस्केप स्कूल इन ज्योग्राफी जो डेविस और पैंक वाला है, सॉरी डेविस, ही वाज अमेरिकन। तो
वो फोकस ये करते हैं कि मैन एक मॉर्फोलॉजिकल एजेंट है। मनुष्य क्या करता है कि लैंडस्केप बनाने में या लैंडस्केप को मॉडिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इसके बाद पॉजिटिविस्ट आप जानते हो, सॉरी पॉसिबलिस्ट ये थे, डिटर्मिनिस्ट उनके एंटी थे। फ्रेडरिक रेटजेल उन्होंने जो दिया था कि इन्वायरमेंट डिटरमाइंस मैन, इन्वायरमेंट बताता है कि मैन कैसा होगा, या इन्वायरमेंट कंट्रोल्स मैन, ये रेटजेल थे। और एलन चर्चिल, सैम्पल, ये सारे थे। अब आप देखो नाम ब्यूटीफुली कितने अच्छे लगते हैं। अगर आपको पूरा नाम याद है, फ्रेडरिक रेटजेल, एलन चर्चिल, सैम्पल, आप सैम्पल भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट वो ब्यूटी चली जाती है। तो पॉसिबलिस्ट फ्रेंच स्कूल के ये भी थे। इन्होंने कहा कि चॉइस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सिग्निफिकेंट होती है। कार्ल ओ सौर, इनको हम सुअर के नाम से रखते हैं, अमेरिकन थे। कल्चरल ज्योग्राफी इन्होंने बनाई थी, कल्चरल लैंडस्केप, इन्होंने पूरा स्कूल ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, बर्कले स्कूल ऑफ दैट लैंडस्केप है। तो ये कहते हैं मैन हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग हिज सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। मैन अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता ही करता है। देन ये राइट थे, इन्होंने 1947 में कहा कि लोग एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड नॉट एज रैशनल पर्सन। तो सब कहीं ना कहीं सेम बात बोल रहे हैं, लेकिन जिस साल ये क्वेश्चन पूछ ले कि रोल ऑफ जोग्राफर्स बताओ इसके डेवलपमेंट में, तो आपको ये 7, 8, 10 नाम आने चाहिए। देन वोल्पर्ट, जो सबसे मेजर जोग्राफर हैं जिन्होंने रिसर्च की थी, एग्री से रिलेटेड फील्ड में इन्होंने रिसर्च की थी। तो इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में तो कहीं से कहीं तक इकोनॉमिक पर्सन का रूल या उसकी जो एजम्पशन है वो कहीं से कहीं तक नहीं फॉलो करती है। ह्यूमन हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अटेनेबल नहीं है। इष्टतम कृषि मतलब मैक्सिमम, कि अगर आपको लगे कि मेरे खेत में इस पार्ट में खेती गेहूँ अच्छा हो सकता है, इस पार्ट में राइस अच्छा हो सकता है, इस पार्ट में बाजरा अच्छा हो सकता है, लेकिन इस छोटे से पार्ट में मैं हरी मिर्च की खेती कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। किसान पूरे में गेहूँ बो देते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट अवेलेबल। ऑप्टिमम फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए जो डायग्राम है ना, प्ले थ्योरी में ऐसा डायग्राम बनता है, गेहूं में इतना फ़ायदा हो रहा है, इसमें इतना फ़ायदा हो रहा है, इसमें इतना फ़ायदा हो रहा है। तो इंसान इसकी ये वाली लाइन आप लेके चलोगे जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है, इतने एरिया में गेहूं करेगा, इतने में ये करेगा, इतने में ये करेगा। तो ये सारी हम लोग ज्योग्राफी एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे वहाँ की बात करेंगे वहाँ पर। तो वोल्पर्ट ने सीधे कहा था ऑप्टिमम फार्मिंग प्रैक्टिसेस अटेनेबल नहीं है। जब हम लैंड यूज़ के डिसीजन लेते हैं तो फार्मर अपनी एनवायरनमेंट के प्रति उनकी जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अल्टीमेटली साइमन ने भी ये कहा था, इन्होंने भी सेम चीज़ साइमन की कॉपी पेस्ट कर दी, SIMON लिखना हो। फार्मर्स आर नॉट ऑप्टिमाइजर्स बट इन साइमन्स टर्म दे आर सेटिस्फाइसर्स। सेटिस्फायर नहीं है, सेटिस्फाइसर्स हैं, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी में भी आप सेटिस्फाइसर्स लिख सकते हो, संतोषी हैं ये लोग, ठीक है। देन किर्क, ये 1950s में थे। तो किर्क ने क्या कहा था, इन्होंने ये पहले ऐसे इंसान थे, ऊपर तक के लोगों ने बता दिया था लेकिन कोई मॉडल नहीं दे पाया था। किर्क वो थे जो बिहेवियरलिज्म प्लस पॉजिटिविज्म या बिहेवियरलिज्म में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लेके आए। इन्होंने पहला बिहेवियरल मॉडल ला के दिया था। ही वॉज टेलिंग कि स्पेस और टाइम दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के लिए जो कि सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे अभी आप कश्मीर में बात करो तो कश्मीर में एक मुस्लिम जो बंदा है वो हो सकता है केसर या सैफरॉन की खेती करे, जो बकरवाल्स हैं वो हो सकता है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें। तो सेम इन्फॉर्मेशन है, दोनों सेम जगह रहते हैं बट उनका ट्रेडिशन, उनके रूट्स डिफरेंट हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने और दिया, कश्मीर वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हो, बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है। अदरवाइज़ ये गैंगेटिक प्लेन वाला एग्जांपल इंडिया के लिए और एप्लीकेबल है कि ये जो हाईली प्रोडक्टिव इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसकी डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट इंडिविजुअल जिनकी कास्ट और रिलीजन डिफरेंट होते हैं। सैनी, ये एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ। नॉर्मली इंडिया में माने जाते हैं सैनीज आर वेजिटेबल ग्रोअर्स। ये सब एग्जांपल्स ऐसे नहीं है कि मतलब इसको अपने ऊपर मत ले लेना अच्छे बुरे में, ये सब बहुत स्टैंडर्ड केस स्टडीज़ है। माजिद हुसैन साहब ने उन्होंने इंडो गैंगेटिक प्लेन में काफ़ी स्टडीज़ की है, तो लगभग हर कास्ट के ऊपर उन्होंने स्टडी की है। तो यहाँ पर ये वाली एप्लीकेबल है। तो ही इज टेलिंग कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, वेजिटेबल के लिए होती भी, अब बैगन की खेती पास पास ही होती है ना, ठीक है। तो एक वेजिटेबल ग्रोअर के लिए 5 एकड़ ऑफ एरेबल लैंड भी सफिशिएंट हो सकती है। और जाट जो ट्रैक्टर से खेती करता है वो 10 एकड़ 50 एकड़ को भी एक छोटी होल्डिंग या फिर जोत मानता है। इसके अलावा बोल्डिंग, डाउन्स, देन पोर्टेस, देन सोनफील्ड, इन्होंने मॉडल्स दिए मेंटल मैप के लिए। तो अभी हम मेंटल मैप समझते हैं, चारों मॉडल देखते हैं। व्हाट इज़ मेंटल मैप? तो मेंटल मैप क्या कहता है, सीधे सीधे अभी तक हम समझ तो चुके ही है। पीपल हैव इन्वायरमेंटल इमेजेस या फिर इन्वायरमेंटल परसेप्शन, रियलिटी नहीं, जो स्पेस का डुअल कैरेक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग
ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट अपनी जगह है, सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट अपनी जगह है। लोगों के पास इन्वायरमेंटल इमेजेस या फिर इन्वायरमेंटल परसेप्शन धारणाएं होती हैं। द बिहेवियर इज रूटेड इन द परसीव्ड वर्ल्ड रेदर देन वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी। तो इस तरह का बिहेवियर होता है। इसके लिए एक स्टोरी इन्होंने लिखी हुई है माजिद सर ने, और इनफैक्ट और भी आपको स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर्स में मिल जाएगी कि एक नॉर्वे में कोई एक किसान कहीं रहता था, उससे कोई मिलने आया था बहुत दूर से, तो एक बंदा बिल्कुल सीधे घोड़े पर बैठ के चला आया और यहाँ से आया। तो अब जब किसान ने पूछा आप आए कहाँ से, तो उसने बोला मैं इस डायरेक्शन से आया हूँ। तो ही टोल्ड तुम रियली उस डायरेक्शन में आए, यहाँ तो एक लेक थी, तो घोड़ा उसके ऊपर कैसे चला गया। अब घोड़े को तो लेक जमी हुई दिखी, उसे वो प्लेन दिखा, तो फटाफट इधर उधर जाने के बदले वहीं से आया। तो ये मेंटल मैप एक है। तो ठीक है, कोफ्का की स्टोरी कहते हैं, आपको लिखना है ना KOFFCA, ये आप सीधे लिख सकते हो, कोफ्कास टेल। तो इसका इससे ज़्यादा पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना। तो ये कहते हैं कि बिहेवियर है ये परसीव्ड वर्ल्ड में जाता है, ना कि वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी। तो ये 4 मॉडल्स देखते हैं। बोल्डिंग का मॉडल क्या है, इमेज अगर आप देख लो तो ईजिली समझ में भी आ जाए। बोल्डिंग का मॉडल आया था 1956 में। वो ये कहते हैं ओवर टाइम इंडिविजुअल्स डेवलप इंप्रेशन और इमेज ऑफ द वर्ल्ड, लाइन सेम है, दोज आर फॉर्म थ्रू देयर एवरीडे कॉन्टेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। डे टू डे जो आपके इंटरेक्शन कॉन्टेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट से, वो है। देन जो ये इमेजेस हैं, यही बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर काम करती है। तो जब भी आप लिखना ये एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये इमेज बना देना, ये बोल्डिंग का मॉडल है, ये मत भूल जाना किसका। और ज्योग्राफी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप मैप बनाओ तो ऐसा करके पूरा मैप का टाइटल डालो कि कन्वेक्शनल मॉडल ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप आफ्टर बोल्डिंग। ये लिखना मत भूलो, 1956 का है। ठीक है, इससे पता चलता है कि किसने ये मॉडल दिया था, बाद में किसी ने हो सकता है मॉडिफाई भी किया हो। तो ये कहता है सीधे इन्वायरमेंट की एक इमेज होती है, इमेज से इन्वायरमेंट होता है, इमेज से बिहेवियर होता है, बिहेवियर से इमेज होती है, बिहेवियर से इन्वायरमेंट मॉडिफाई होता है। तो जो ऊपर हमने गोल्ड की बात की थी ना कि मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट एंड सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड या रीशेप्ड बाय इट, तो वो यही है। तो ये बोल्डिंग का मॉडल है। डाउन्स का मॉडल देखते हैं। डाउन्स मॉडल की बात करते हैं। ये कहते हैं डाउन्स मॉडल के लिए आपको ये फिगर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट रियल वर्ल्ड इज़ फिल्टर्ड टू फॉर्म इमेजेस इन द माइंड। ठीक है, माइंड ऑफ मैन जो कि यूटिलाइज़ करता है इन्वायरमेंट को। तो अगर आपको ये देखना है तो ये इमेज देखो कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट रियल में, इसको समझ लो तो ये पूरा आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगी, जस्ट इसको समझो। ये रियल वर्ल्ड है, इन्वायरमेंट है। इससे जो इन्फॉर्मेशन आपने ड्रॉ की, वो इन्फॉर्मेशन आपकी मॉडिफाई होती है। ये परसेप्शन है, परसेप्शन में परसेप्चुअल फिल्टर्स होंगे। रिसेप्टर, जो रिसेप्टर मतलब रिसीव करते हैं, फिल्टर जो आपने फिल्टर आउट की। तो PAVE में आप देख रहे हो, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, ये सब यहीं आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके परसेप्शन और वैल्यू से मॉडिफाई हुआ, उससे आपकी एक नई इमेज बनी। ठीक है, जो इमेज ऑफ एक्चुअलिटी के अगेंस्ट थी। जो ये इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ इमेज ऑफ एक्चुअलिटी, दिस इज़ इमेज ऑफ आपका इमेज ऑफ द माइंड। तो ये मेंटल मैप यहाँ क्रिएट हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। इस डिसीजन से आपका बिहेवियर भी चेंज होगा और रियल वर्ल्ड भी चेंज होगा। तो ये डाउन्स का इन्वायरमेंटल परसेप्शन और बिहेवियर का मॉडल है। तो अब आप इन चीज़ों को समझ सकते हो इजीली कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट रियल वर्ल्ड से जो आती है उसको हम फिल्टर आउट करते हैं। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर्सनैलिटी, कल्चर, बिलीफ, कॉग्निटिव वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इमेज फॉर्म्ड, जो भी इमेज फॉर्म हुई उसके बेसिस पर इंसान डिसीजन लेता है और अपने रिसोर्सेज यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बेसिक और हायर नीड्स फुलफ़िल करनी होती हैं। जब रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उसको यूटिलाइज़ कर पाओगे। सी रिसोर्स, जिम्मरमैन, ZIMMERMAN, जिम्मरमैन कहते हैं रिसोर्स आर नॉट, दे बिकम। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए रिसोर्सेज आपके लिए वेस्ट हो और दूसरे के लिए रिसोर्स हो। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो स्क्रैप आयरन बेस्ड, स्क्रैप रॉ मटेरियल बेस्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, आपने तो उसको कचरा समझ के बेच दिया, लेकिन उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, वेस्ट टू एनर्जी, इस टाइप की बहुत चीज़ें हैं। तो इस इमेज के बेस पर ही इंसान डिसीजन लेता है और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर पाता है। तो देयर एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियरल इन्वायरमेंट, इन्होंने भी अल्टीमेटली वही बात कर दी। तो डाउन्स का मॉडल आए तो आपको जस्ट ये एक्सप्लेन कर देना है, ऊपर ये सब रटने मत बैठ जाओ। ठीक है, बस ये बात कर लो कि इन्होंने ये फैक्टर्स की बात की है, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड की। इन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, इन्होंने जस्ट सिंप्लीफाइड एक मॉडल दे दिया। तो ये दोनों इमेजेस रट लो, इनको इमेजेस को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। देन पोर्टिस, इन्होंने 1977 में मॉडल दिए। ये सब नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन एज सच पूछ ही लेगी व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ पोर्टिस ऑफ मेंटल मैप, अदरवाइज नॉर्मली मत लिखना इनको। पोर्टिस और सोनेनफील्ड, इनके मॉडल में एक डिफरेंस है, इन्होंने इन्वायरमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया, इन्होंने 4 लेवल में डिवाइड किया।
तो बस ये थोड़ा सा वर्ड्स अलग अलग प्ले करते हैं, तो ये वर्ड्स आप रटो, इनको PPC रटो और इनको आप GOPB ऐसे रटो, जैसे भी रटना है, ठीक है। तो ये पोर्टेस PPC क्या कहते हैं, फिनोमिनल इन्वायरमेंट मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है, पर्सनल इन्वायरमेंट परसीव्ड इमेज या फिर रियल फिनोमिनल इन्वायरमेंट जो है, या फिर कॉन्टेक्चुअल इन्वायरमेंट, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये हुआ फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ डिफरेंस हम बताएं, फिजिकल इन्वायरमेंट जो रियलिटी है, इन्होंने जो कही है ये रियलिटी है। परसीव्ड इन्वायरमेंट हो सकता है कि 10 लोगों को सेम चीज़ दिखती हो, ठीक है। 10 अगर यहाँ इंडस्ट्री है और आयरन है और कोल है तो इंडस्ट्री यहीं लगेगी, 10 लोगों को पता है। लेकिन कॉन्टेक्चुअल इन्वायरमेंट इंसान के पर्सनली, जो हमने कहा ना कि फ्रॉम एग्रीगेट ऑफ पीपल टू डिसएग्रीगेट, हज़ारों से एक पर बात करनी, कल्चर, रिलीजन, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पोर्टेस का मॉडल है, मतलब 3 लेवल पे कहेंगे बात हम। एक पूरा इन्वायरमेंट, देन परसिव्ड इमेज क्या है, उस परसिव्ड इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करते हो, फाइन। देन सोनेनफील्ड का जो मॉडल है इन्होंने 4 पार्ट में किया है। पहला ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट यानी कि वर्ल्ड, दूसरा ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, तीसरा परसेप्चुअल इन्वायरमेंट और चौथा है बिहेवियरल इन्वायरमेंट। तो पहले और चौथे के बारे में तो आपको पता है, बिहेवियरल इन्वायरमेंट। अब ये देखते हैं, ये 2 चीज़ें हैं। देखो जो हमने यहाँ ऊपर इमेज बनाई थी, उस इमेज में एक चीज़ थी जो हमें पता था, उसके अकॉर्डिंग ही इमेज बनाई थी। तो सोनेनफील्ड ने एक एक्स्ट्रा चीज़ कही कि ऑपरेशनल इन्वायरमेंट वो है जो रियल में ऑपरेटिंग है, इसमें वो वाले पार्ट भी आएंगे जो मैन को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो उससे अवेयर हो चाहे ना हो। तो ये हुआ ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। परसेप्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, वर्ल्ड का वो वाला पार्ट जिसका मैन जानता है, अवेयर, मतलब ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के इन्होंने 2 पार्ट कर दिए सीधे सीधे। फिर अगेन कहेंगे तो वही कि मैन इस वाले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के 2 पार्ट हैं, जिससे चाहे आप अवेयर हो या ना हो, दिस इज ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, बट दैट इज वर्किंग। ये वाला है दो, दैट इज इन रियल ऑपरेशन। तो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, देन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, देन परसेप्चुअल इन्वायरमेंट, देन इसके अंदर बिहेवियरल इन्वायरमेंट, फाइन। सो दिस इज़ मॉडल ऑफ सोनेनफील्ड। तो अब फाइनली क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, बिहेवियरलिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है। आई थिंक आप अभी तक क्रिटिसिज्म अगर सोचो तो खुद आपको आइडिया लग जाएगा। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि हम बिहेवियर की बात करते हैं, लेकिन क्या रियल में मैन इतना रैशनल है। फिलॉसफी या GS4 में आपने थॉमस हॉब्स की एक वो पढ़ी होगी, HOBBS। वो कहते हैं मैन बाई नेचर इज़ सेल्फिश, ठीक है। मतलब मैन अपने नेचर से ही कमीना होता है। तो आप कैसे किसी चीज़ों को रेशनल वे में, या फिर आपके बिहेवियर सेम हो सकते, नहीं हो सकते ना, ठीक है। हर एक कास्ट के 2 लोगों के बिहेवियर भी अलग हो सकते हैं, फाइन। जैसे राजपूत कास्ट है, सपोज आप कहते हो कि जो राजपूत हैं उनको लड़ना झगड़ना है, लेकिन कुछ को बिजनेस भी करना हो सकता है। तो इट इज़ लाइक दैट, मैन बाई नेचर इज सेल्फिश, जिसको जो करना है, जिसका सेल्फिशनेस जिसमें भी फुलफिल होती है, मैन उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो मैन की जो इन्वायरमेंट का इंटरप्रिटेशन है, दोज आर हाईली ईगो सेंटर्ड, मेरा ईगो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि ईगो सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन है। इन्वायरमेंटल इमेज हमेशा डिस्टॉर्शन या फिर बायसनेस ऑफ रिसर्चर से आती है, ये कभी उसके बिना एक्सट्रैक्ट की ही नहीं जा सकती। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है, ठीक है, क्योंकि उसको मेज़र करने का कोई तरीका नहीं। आपने कह तो दिया था कि हम मेज़र कर सकते हैं, बट रियल में कैसे आप बिहेवियर किसी का मेज़र कर लोगे। दूसरी चीज़, ह्यूमन होता है होमोसेपियंस, ठीक है। तो ये तो होमोसेपियंस एक्चुअल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन जो ऐसे बात करते हैं होमो इकोनॉमिक्स, ऐसा ह्यूमन जो इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से ड्रिवन ह्यूमन, उसको हम होमो इकोनॉमिकस बोल देते हैं। होमो साइकोलॉजिकस जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर से ड्रिवन है। तो इनका यही क्रिटिसिज्म है कि होमो इकोनॉमिकस को आप होमो साइकोलॉजिकस में चेंज कर देते हो, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी कुछ होते हैं ना, उनको आप इग्नोर कर रहे हो। सपोज आपको उगाना है अफीम, ठीक है, और कंट्री में अफीम वैलिड ही नहीं है, तो आप कैसे उगा लोगे, चाहे कितना ही फ़ायदा होता हो, ठीक है। सपोज अभी आप पंजाब में हो सकता है वहाँ पे वीट और राइस की खेती नहीं करनी थी, लेकिन इतनी एमएसपी मिल गई कि लोग होमो इकोनॉमिकस ही रहे, उसके अकॉर्डिंग ही चले, पॉलिटिकल डिसीजंस लेके ही चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की जो थीम्स हैं वो पूरी तरह से फ्लॉड है। लूजली डिफाइंड टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट है, मतलब ठीक है। देन इनके एक और टर्म है, जो भी बिहेवियरलिस्ट हैं उसको कहा जाता है रेटोमॉर्फिक व्यू ऑफ मैन। क्यों कहते हैं पहले ये समझते हैं। देखो बिहेवियरलिज्म में जो ज़्यादातर डेटा है, ऊपर हमने देखा था इंडक्टिव मॉडल बिहेवियरलिस्ट बताते हैं। इंडक्टिव मतलब आप लेके आए हो डेटा, आपने कलेक्ट किया, डेटा से हमने मॉडल बनाया, फाइन।
तो अब क्या आप पूरे ह्यूमन पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो? इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। आप ह्यूमन बीइंग के एक पार्ट पे डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, आपकी सेंसस तक करेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए एक ऐसा मॉडल बना लोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या है कि डेटा तो आप जनरेट करते हो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स के ऊपर, आपने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उसकी फाइंडिंग्स को आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। तो चूहों से ही इन्होंने कहा रेटोमॉर्फिक, रेट मतलब चूहा टाइप व्यू। तो ये आपका रेटोमॉर्फिक व्यू है जिसने रिप्लेस कर दिया है एंथ्रोपोमॉर्फिक व्यू को, ठीक है। तो ये कोस्टलर 1975 में इन्होंने ये चीज़ कही थी। देन उसके बाद थ्योरीज आप देख रहे हो, मतलब सबने ले दे के 4 थ्योरी दे पाई हैं आज तक, ठीक है। वो चारों कहीं ना कहीं सेम है, चाहे वो बोल्डिंग की थ्योरी हो, चाहे डाउन्स की थ्योरी हो, या बाकी दो। तो एक तो थ्योरीज़ नहीं है आपके पास, दूसरा जो आपकी इंडक्टिव थ्योरीज़ हैं वो बाइस्ड है, जो हैं भी वो भी बाइस्ड हैं। सर्वे आपको करने चाहिए थे, वो सिर्फ आप स्मॉल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे कर पाए हो। देन बिहेवियरलिस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रह गए, ना कि पार्टिसिपेंट। तो मतलब ज्योग्राफी में इन्होंने कही बहुत अच्छी अच्छी बातें, इनके जो मॉडल्स हैं ना वो आपको अट्रैक्ट बहुत करेंगे, लेकिन रियलिटी में आप उनका कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। लिटरली आप उनसे कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। जो होना होता है वो हो जाता है, उसके लिए बिहेवियरलिस्ट मॉडल की नीड नहीं है, इनका कहना सीधे ऐसा है, ठीक है। वेबर का मॉडल या वॉन थुनेन का मॉडल आपको एटलीस्ट कुछ इंसाइट देगा ना, कि अगर सिटी है, सिटी के पास आप रह रहे हो, तो अभी नॉर्मली गेहूँ उगाना बंद करो, सब्जियाँ उगाना शुरू करो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन बिहेवियरलिस्ट क्या है, मर्जी है, जिसकी जैसी मर्जी वैसा करता है। तो ऐसा मतलब लिटरली इनका कोई यूज़ नहीं है। देन देखो, इसकी जब आप एप्लीकेशन लिखो पेपर 2 में, रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, कोई भी आए, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, काफ़ी हमने इस लेक्चर में बात कर ली है। कहीं भी हो, इंडस्ट्री का क्वेश्चन हो, किसी का हो, यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्सप्लेनेशंस। बिहेवियरलिज्म आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ें, मॉडल आपके पास है ही, और उस मॉडल के अलावा उसका काउंटर मॉडल बिहेवियरलिज्म के रूप में मौजूद है। तो अल्टीमेटली अगर हम इवैल्यूएशन करने बैठे हैं, तो जो हमने क्यूआर में या फिर रेडिकलिज्म में कहा था, ना ही पॉजिटिविस्ट ना ही आपके एंटी पॉजिटिविस्ट, वो चीज़ों को दोनों ही अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, उनका एक मिक्सचर होना चाहिए। तो यही इवैल्यूएशन, तो वो चाहे तो एक यूनिवर्सल इवैल्यूएशन है, आप कहीं भी लिख सकते हो कंक्लूजन। लेकिन यहाँ इसका देखते हैं, इवैल्यूएशन आप जब बिहेवियरलिज्म का करोगे, जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्मॉल सैम्पल स्टडी शुड नॉट बी मेड, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे सैंपल लेके कर लो। इट इज़ नेसेसरी टू कंडक्ट इंटेंसिव रिसर्च, काफ़ी रिसर्च करो तब जाके आप कोई मॉडल दो। ऐसे नहीं कि 4 लोगों से पूछ लिया कि आप मोदी सरकार से खुश हो, उन्होंने कहा हाँ जी खुश हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इंटेंसिव रिसर्च करना चाहिए, हर तरह के लोगों के पास जाके पूछना चाहिए। कोई खुश होंगे, कोई बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कोई दुखी होंगे, कोई बिल्कुल ऐसे होंगे कि मतलब क्या ही करें। तो हमेशा रिसर्च इंटेंसिव होनी चाहिए। देन इसके बाद दूसरी चीज़, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस। गोलेज ने ये कहा है कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑलरेडी हो चुकी है बिहेवियरल प्रोसेस वेरिएबल्स को स्टडी करने में। मेनली जोग्राफर्स ने तो क्या ही किया है, साइकोलॉजी ने और सोशियोलॉजी ने ज़्यादा काम किया है। तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है इंडिविजुअल प्रेफरेंस लेवल को लेके, एटीट्यूड को लेके, कॉग्निटिव मैप को लेके, परसेप्शन को लेके। आप जैसे देखते हो ना कि मतलब हरियाणा की सोसाइटी का एक नेचर और महाराष्ट्र की सोसाइटी का नेचर और बंगाल की सोसाइटी का नेचर टोटली डिफरेंट होगा। तो एक आप ओवरऑल हम लोग एक डिटर्मिनिस्टिक टाइप व्यू बनाते हैं। तो बिहेवियरलिज्म का ये प्लस भी है माइनस भी है कि हम अल्टीमेटली डिटर्मिनिज्म पे काम तो करते ही हैं। कि सपोज अभी ये डिटरमाइन कर दे कि बंगाली है तो मच्छी खाएगा ही, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ बंगाली हो सकते हैं जो मच्छी ना खाते हो, हालांकि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई देखा नहीं ऐसा। द फ्यूचर ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी, ये आप कंक्लूजन लिखो, एवेल्यूशन लिखो। ये लाइन ऐसी है जो मैंने ऐसे रटी, रटना हो रटो, नहीं रटना हो छोड़ दो। वुड बी ब्राइट ओनली इफ़ इट कुड इम्प्रूव इट्स स्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अभी हमने ऊपर क्या बात की, ऐसे मॉडल्स बने हैं लेकिन ज्योग्राफी में नहीं बने। तो बिहेवियरलिज्म आपका ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ तभी आपका कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगा जब ये ज्योग्राफी में अपनी कुछ औकात बनाएगा, अपनी स्टैंडिंग इंप्रूव करेगा, साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी लिंक जो हैं उनको मेंटेन करके रखेगा। तो ये है कंक्लूज़न आपको लिखना है। तो कंक्लूज़न आप ये लिख सकते हो कि डिस्पाइट इसकी जो कॉन्स्ट्रेंट्स है और मैथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं उसके बावजूद, कंक्लूज़न हमेशा ऐसे लिखते हैं, डिस्पाइट से स्टार्ट करते हैं, या इवैल्यूएशन हमेशा डिस्पाइट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बावजूद बिहेवियरिस्ट ज्योग्राफी आज भी वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है विद इन पॉजिटिविस्ट ओरिएंटेशन। मतलब ये पॉजिटिविस्ट लोगों ने मान लिया कि तुम तो अपने ही हो, ठीक है, कहाँ तुम हम कह रहे हो कि हम एंटी पॉजिटिविस्ट हैं, ठीक है।
और जो ये अप्रोच है ये हेल्प करती है साइंटिफिक मैन इन्वायरमेंट रिलेशन। साइंटिफिक होगा ये रिलेशन क्योंकि हम ड्यू रिगार्ड देते हैं ह्यूमन एजेंसी को। साथ में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी एक पावरफुल न्यू थ्योरी विल इमर्ज। तो ये आपको देखा कि मतलब कंक्लूजन में क्या क्या आपने पहले नेगेटिव गए, फिर आपने उसका सिग्निफिकेंस बताया, लास्ट में आप पॉजिटिव टोन पे एंड कर दिया। तो इस तरह से हम इसका कंक्लूड करते हैं। देन इसके बाद जो हम लेवल 3 में पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि देखो जो न्यू बिहेवियरलिज्म आया, क्यों आया। बिहेवियरलिज्म में अपनी कुछ इश्यूज़ थे, तो इसको पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ बिहेवियरल मेथड, तो ये न्यू बिहेवियरलिज्म ऐसे राइज हुआ। डेविड एस्टन ये थे, इन्होंने एस्टन या ईस्टन इन्होंने ये क्या थे, पहले की फिगर हुआ करते थे बिहेवियरलिज्म में। ओरिजिनली वन ऑफ द लीडिंग एडवोकेट ऑफ बिहेवियरलिस्ट रिवॉल्यूशन। जैसे डेविड हार्वे थे ना, हार्वे थे, विलियम बंज थे, ये सब लोग पहले घोर पॉजिटिविस्ट थे, बाद में ये सब लोग रेडिकलिस्ट हो गए। तो ऐसे ही जो यहाँ पर बिहेवियरलिस्ट थे वो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट हो गए। तो अल्टीमेटली जो लॉन्गेविटी ऑफ बिहेवियरलिज्म थी सिर्फ 15-20 साल ही चली, और फाइनली फिर इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, इन्होंने क्या कोर थीम्स, क्या कोर आइडियाज़ दिए, उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने एडवांस्ड लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक तो आप ये क्वेश्चन, अगर आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आता है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज आप सीधे बिहेवियरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ट्राई टू सॉल्व देम, और जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं थोड़ा बहुत इसको आप ट्राई करो, इसी टॉपिक से आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप असाइनमेंट दे सकते हो अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, क्योंकि जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके अलावा असाइनमेंट जो आपने दिए हुए हैं दोज वी आर इवेल्युएटिंग। कभी कभी टेलीफोनिक इवेल्यूशन भी होता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।